हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सोनाली। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th बायो का चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस पूरा डिटेल में और बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनको इस चैप्टर में प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो वो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस चैप्टर में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये वीडियो और नोट्स बोर्ड्स एंड नीट दोनों को ही पॉइंट ऑफ व्यू में रख के बनाए गए हैं और इसलिए दोनों के लिए ही बहुत यूज़फुल है। इन नोट्स में मैंने एनसीईआरटी का एक एक वर्ड इंक्लूड किया है, इसलिए इन नोट्स से पढ़ने के बाद आप दोनों ही एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स। आप लाइव ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हो या फिर उनके एंजाइम्स का यूज़ करते हो टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। ओके, आप लाइव ऑर्गेनिजम्स या फिर उनके एंजाइम्स का यूज़ करके ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हो जो कि ह्यूमंस के लिए यूजफुल हैं। तो बायो मीन्स लाइफ। ओके, बायो मीन्स लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मीन्स टूल्स एंड टेक्निक्स। तो लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और टूल्स और टेक्निक्स, इन दोनों का ही यूज़ करके जब आप यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हो उसको हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। एग्जाम्पल मेकिंग कर, जो आप घर में दही बनाते हो, है ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से चैप्टर 10 में पढ़ा है हमने। ब्रेड बनाते हैं हम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से, वाइन बनाते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसी से। ठीक है, तो जब देखो यहाँ पे भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाए, दही बनाई, ब्रेड बनाई, वाइन बनाई, तो यही आपकी बायोटेक्नोलॉजी होती है। पर देखो ये तो काम हो गया सारा स्मॉल स्केल पे कि आप अपने घर में कर रहे हो इस काम को। जब हमें लार्ज स्केल पे कोई काम करना होता है तो हमें बड़े बड़े बायो रिएक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, फर्मेंटर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, और साथ में ही ये वाली जो प्रोसेस है जैसे दही बनाना, ब्रेड बनाना, ये तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। अब जैसे मुझे कोई वैक्सीन डेवलप करना है, ठीक है, मुझे कोई वैक्सीन बनाना है, मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मैं अपने किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस लेकर आ सकूं, मतलब उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस में चेंज लाऊं। अब मुझे फ़िज़िकल अपीयरेंस में चेंज लेकर आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके जीन्स में छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, है ना। उसका जो जेनेटिक मटेरियल है मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ उसके अंदर ऐड या माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जीन्स में चेंजेस ला के अपना डिज़ायरेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। और बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके हम बड़े बड़े रिजल्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं लार्ज स्केल पर। ओके, चलो, मैनी अदर प्रोसेसेस टेक्निक्स आर कवर्ड अंडर बायोटेक्नोलॉजी में। और भी बहुत सारी प्रोसेस आती है जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिससे टेस्ट ट्यूब बेबी बनता है। सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, मैं अपने मन चाहा कोई भी जीन सिंथेसाइज कर सकती हूँ और उसको यूज़ कर सकती हूँ। कोई एक वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं। करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, कोई ऐसा जीन है जिसमें डिफेक्ट आ गया है उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं कुछ प्रोसेसेस, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं और बाकी एप्लीकेशंस इसकी आपके चैप्टर नंबर 12 में दे रखी हैं डिटेल में। ओके, यूरोपियन फेडरेशन ने क्या डेफिनेशन दी है, इसको एज इट इज़ आपको रटना है। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, जब हम नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, उनके सेल्स का यूज़ करते हैं, उनके पार्ट्स का यूज़ करते हैं, उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का यूज़ करते हैं। मॉलिक्यूलर एनालॉग्स मतलब उनके सारे मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, है ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ते हो आप। तो उनका यूज़ करके जब हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाते हैं उसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ऊपर जो डेफिनेशन थी वो थोड़ी सिंपल वर्ड्स में थी, यहाँ उन्होंने बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स में डेफिनेशन को दिया है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले आता है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं।
क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। अब ये कैसे बनते हैं ऑर्गेनिज्म, देखो क्या हुआ। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं। इसको ऐसे मत सोचना कि ये चीज़ रियल लाइफ में पॉसिबल है, ये पॉसिबल है भी और नहीं भी, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि किस हद तक लोगों ने काम कर रखा है इस फील्ड में। ये मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ जिससे आप चीज़ों को एकदम से समझ जाओ, है ना। ये पूरा, अगर ये आप एग्जाम्पल अच्छे से समझ गए तो समझो आप पूरा चैप्टर ही समझ गए, ठीक है। चलो एग्जाम्पल है हमारा काऊ का। एक है यहाँ पे नॉर्मल काऊ, इसको मैंने लिख दिया एन सी, ठीक है, मेरी नॉर्मल सी काऊ है। एक है मेरी एडवांस्ड काऊ। एडवांस्ड काऊ मतलब बहुत एडवांस्ड है, इसमें सारे फंक्शंस, इसके सारी चीज़ें बहुत एडवांस्ड है। अब मैं चाहती हूँ, मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, मैं चाहती हूँ कि इस एडवांस्ड काऊ के अंदर जो फंक्शन है, सपोज़ मैंने एक फंक्शन उठा लिया, क्या कि ये बहुत ही हाई क्वांटिटी में मिल्क देती है, तो हाई मिल्क, ठीक है। जो एडवांस्ड काऊ है ये हाई क्वांटिटी में मिल्क देती है, और मैं चाहती हूँ कि जो मेरी नॉर्मल काऊ है ये भी हाई क्वांटिटी में मिल्क देने लग जाए। तो अब ये कैसे पॉसिबल है, मैं अपनी नॉर्मल काऊ के अंदर ये मिल्क वाला जो फंक्शन है, हाई मिल्क वाला, ये मैं कैसे लेकर आ सकती हूँ। तो मैं ये लेकर आ सकती हूँ बाय द हेल्प ऑफ जीन्स। ओके, बाय द हेल्प ऑफ जीन्स। सबसे पहले जीन्स क्या होते हैं समझ जाओ। ये है आपका पूरा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, है ना। ह्यूमंस में डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। दिस इज पूरा डीएनए जो कि आपके एक सेल की एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है, दिस इज डीएनए। ये डीएनए कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है, कुछ फ्रेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है इस तरीके से। और हर फ्रेगमेंट का अपना कोई ना कोई फंक्शन है। इस वाली फ्रेगमेंट का कोई फंक्शन है अलग, इस वाली फ्रेगमेंट का कोई फंक्शन है, इस वाली फ्रेगमेंट का कोई फंक्शन है। हर फ्रेगमेंट का अपना अलग फंक्शन होता है। कोई फ्रेगमेंट आपके बालों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई फ्रेगमेंट आपकी स्किन के कलर के लिए, कोई फ्रेगमेंट आपकी हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आइज़ के कलर के लिए, है ना। आपकी बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं, एंजाइम्स हैं या नहीं, सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रॉपरली हो रही है या नहीं। तो हर फ्रेगमेंट का अपना कुछ ना कुछ रोल है, चाहे फिजिकल अपीयरेंस में हो चाहे इंटरनल में हो, ठीक। इन्हीं फ्रेगमेंट्स को, कौन सी फ्रेगमेंट्स, जो कि किसी ना किसी अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन्हीं डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं जीन। ओके, these DNA fragments are known as gene. So what are gene? Genes are fragments of DNA which code for a particular function. किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कोड करते हैं। ओके, चलो अब आ जाते हैं अपनी नॉर्मल काऊ और एडवांस्ड काऊ पे। नॉर्मल काऊ को चाहिए कि भाई मैं भी ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने लग जाऊं, तो मैं क्या करूंगी, एडवांस्ड काऊ में से वो वाला जीन निकाल लूंगी। एडवांस्ड काऊ में से वो वाला जीन निकाल लूंगी जो कि हाई मिल्क प्रोडक्शन के लिए कोड करता होगा, ठीक है, समझ आया। एडवांस काउ में से वो वाला जीन निकालेंगे जो कि हाई मिल्क प्रोडक्शन के लिए कोड करेगा, और फिर ये वाला जीन एक बार मैंने निकाल लिया, ठीक। अब इस जीन को मैं क्या करूँगी, जो मेरी नॉर्मल काउ है बेचारी, जैसे ये नॉर्मल काउ का डीएनए है इतना, ओके, दिस इज नॉर्मल काउ डीएनए। इसमें ये वाला जीन, चलो दूसरे कलर का ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं, चलो। ये जो एडवांस्ड काउ वाला जीन है ये येलो कलर का। अब मैं क्या करूँगी, नॉर्मल काउ के डीएनए में ये एडवांस्ड काउ वाले जीन को इस तरीके से फिट करा दूंगी, ठीक है। तो जो मेरी नॉर्मल काऊ थी, अब उसके पास भी कौन सा जीन आ गया, हाई मिल्क प्रोडक्शन वाला जीन आ गया। अब जैसे जैसे मेरी नॉर्मल काऊ का डीएनए रेप्लिकेट करेगा, वैसे वैसे साथ में ये जो एडवांस्ड मिल्क वाला जीन है वो भी रेप्लिकेट करेगा, और जो मेरी नॉर्मल काऊ है फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, है ना। मेरी नॉर्मल काऊ चेंज हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी, किस में, एडवांस्ड काऊ में, ठीक है। मेरा जो नॉर्मल काऊ है वो भी ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने लग जाएगी। ओके, तो ये ही जो प्रोसेस है क्या, कि हमने दोनों के जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छाड़ की, एडवांस्ड काऊ के जेनेटिक मटेरियल को कट किया थोड़ा सा अपना जीन लेने के लिए, ठीक है, और वो जीन फिर नॉर्मल काऊ के जेनेटिक मटेरियल में डाल दिया। अब एक बात बताओ, जो मैं जीन डाल रही हूँ नॉर्मल काऊ के जेनेटिक मटेरियल में, तो मुझे नॉर्मल काऊ का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको भी कट करना पड़ेगा, है ना। तो दोनों को ही कट करा,
एक फिर उठा के पेस्ट करा। तो ये जो सारी प्रोसेस हो रही है जेनेटिक मटेरियल में चेंज करने की, इन्हीं प्रोसेस को हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। इंजीनियरिंग क्यों? क्योंकि आप कट कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, ठीक। इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, चलो एक चीज़ और, चलो ठीक है, अभी यहीं तक समझो, फिर जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी मैं आपको इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाती जाऊंगी, है ना। इसको अपना बेसिक एग्जाम्पल लेके चलो कि बायोटेक्नोलॉजी बेसिक प्रोसेस जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम अपना डिज़ायरेबल जीन लेते हैं, उसको अपने होस्ट में डालते हैं। अब डिज़ायरेबल जीन कौन सा है? जो ये एडवांस्ड काउ वाला जीन था, दिस इज़ आर डिज़ायरेबल जीन, है ना। मेरी डिज़ायर है ये कि मैं ये वाला जीन अपनी नॉर्मल काउ के अंदर डालूँ, तो एडवांस्ड काउ वाला जीन इज़ डिज़ायरेबल जीन, ठीक। और जो मेरी नॉर्मल काउ है बेचारी के अंदर, जिसके अंदर मुझे चेंजेस लेकर आने हैं, ये हो जाएगा मेरा होस्ट। ओके, दिस इज माय होस्ट और टारगेट। इसको हम टारगेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यही तो मेरा टारगेट है, इसी के अंदर तो मुझे चेंजेस लेके आने हैं, तो ये मेरा टारगेट ऑर्गेनिज्म हो जाएगा या फिर ये मेरा होस्ट ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, ठीक है। और जो जीन मैंने एडवांस्ड में से लिया है या फिर जो जीन मुझे ट्रांसफ़र करना है, जिसके थ्रू मुझे चेंजेस लेके आने हैं, उस जीन को हम बोलते हैं डिज़ायरेबल जीन। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है, जल्दी से रीड कर लेते हैं। टेक्निक्स टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को हम ऑल्टर कर रहे हैं। जेनेटिक मटेरियल में आपके आता है डीएनए और आरएनए, टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिजम्स। इनको चेंज करके हमने क्या करा, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दिया, एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से जो फिनोटाइप है होस्ट ऑर्गेनिज्म की वो चेंज हो गई। फिनोटाइप क्या होता है? उसकी फिजिकल अपीयरेंस। देखो, चेंज तो हम जेनेटिक मटेरियल में लेके आए हैं ना, हमने जीन्स में चेंजेस किए, मतलब हम जीनोटिपिकल चेंज किया, लेकिन जब जीन्स ने अपने आप को एक्सप्रेस किया तो वो फिनोटिपिकली भी जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो चेंज हो गया। फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक लेवल पे। ओके, सेकंड क्या प्रिंसिपल है? अब एक देखो चीज़ कि मैं चाहती हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरा जो मिल्क वाला जीन है, जो मेरा डिज़ायरेबल जीन है मिल्क वाला, वो ही मेरी होस्ट में आए, वो ही मेरे टारगेट ऑर्गेनिज्म में आए, है ना। मैं ये नहीं चाहूँगी कि इस जीन के अलावा कोई और जीन भी आ जाए। तो हमें क्या करना होता है बायोटेक्नोलॉजी में? कंटामिनेशन का, इम्प्योरिटीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि जो मेरी प्रोसेस है पूरी वो कैसी हो, कंटामिनेशन फ्री हो। ओके, तो सेकंड प्रिंसिपल बायोटेक्नोलॉजी का होता है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल। स्टेराइल मतलब प्योर, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस। ओके, क्यों? टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिज़ायर्ड माइक्रोब, जिससे सिर्फ डिज़ायर्ड माइक्रोब की ही ग्रोथ हो, यूकेरियोटिक सेल की ग्रोथ हो इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए मैं चाहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरा डिज़ायरेबल जीन ही मेरे पास हो, अनडिज़ायरेबल जीन्स वहाँ पे प्रेजेंट ना हो। तो वो हम कैसे करते हैं? हम उस सारी कंडीशंस को स्टेराइल रखते हैं, हीट का यूज़ करते हैं, यूवी रेडिएशंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अल्कोहल का भी यूज़ करते हैं स्टेरिलाइजेशन करने के लिए। ओके, ओवरव्यू ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस जो है उसका एक बार ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। ओवरव्यू किसका पढ़ेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस का। कौन सी प्रोसेस? जो मैंने आपको अभी नॉर्मल काउ और एडवांस्ड काउ वाला बताया था एग्जाम्पल, है ना। इसके थ्रू ही सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे। चलो, देर आर 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड एन ऑर्गेनिज्म। मुझे जेनेटिकली मॉडिफिकेशन लेके आने अगर किसी ऑर्गेनिज्म में, तो उसके 3 बेसिक स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए विद डिज़ायरेबल जीन। हम सबसे पहले अपने जो डिज़ायरेबल जीन्स है उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उनको आइसोलेट करते हैं ना। किस में करेंगे? वो अपनी एडवांस्ड काउ में करेंगे। हम एडवांस्ड काउ में देखेंगे कि मुझे कौन से चेंजेस अपनी नॉर्मल काउ में चाहिए, उन चेंजेस के अकॉर्डिंग ही मैं एडवांस्ड काउ में देखूंगी कि भाई कौन सा जीन इसके पास अवेलेबल है, और उस जीन को फिर मैं एडवांस्ड काउ के डीएनए से आइसोलेट कर लूँगी, कट कर लूँगी, ठीक है। चलो, दूसरा स्टेप क्या है कि अब मुझे एडवांस्ड काउ से अपना डिज़ायरेबल जीन मिल गया है ना, दिस इज़ माय डिज़ायरेबल जीन जो कि एडवांस्ड काउ से मिल गया। अब मुझे क्या करना है? इस डिज़ायरेबल जीन को नॉर्मल काउ के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो वो किससे करते हैं हम?
बाय द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हेल्प से करते हैं। देखो ये जो डिज़ायरेबल जीन है ना एडवांस्ड काउ से, जो मैंने आइसोलेट तो कर लिया, हो गया इजीली आइसोलेट, मैं अगर इसको नॉर्मल काउ में डालूं तो ये अपने आप तोड़ के नहीं जाएगा, है ना। मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये जो जीन है मैं नॉर्मल काउ तक भेज सकूं। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरा डिज़ायरेबल जीन है यहाँ पे, इसको एक वेक्टर के साथ जोड़ देती हूँ। ठीक है, क्या करती हूँ, एक वेक्टर के साथ जोड़ देती हूँ। जैसे कि आप जब पतंग उड़ाते हो तो पतंग अपने आप थोड़ी उड़ती है, आपको उससे पहले धागा बांधना पड़ता है ना, तब जाके वो हवा में उड़ती है। ऐसे ही मेरे डिज़ायरेबल जीन ऐसे उड़ के थोड़ी चला जाएगा, उससे भी मैं कुछ बांधूंगी, उसको भी किसी चीज़ में अटैच करूंगी, और उसको अटैच करके तब फिर मैं अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म में, मतलब यहाँ जो होस्ट ऑर्गेनिज्म मेरा नॉर्मल काउ है उसके अंदर डालूंगी। तो ये जो वेक्टर होता है ये डिज़ायरेबल जीन को अपने साथ अटैच करा लेता है ना, और डिज़ायरेबल जीन इसके साथ अटैच होके फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म में इजीली पहुंच जाता है। तो ये जो डिज़ायरेबल जीन और वेक्टर का कॉम्बिनेशन है इसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब कि ये जो डिज़ायरेबल जीन है मैंने एडवांस्ड काउ में से आइसोलेट कर लिया, लेकिन मैं उसको अपने आप नहीं भेज सकती, वो अपने आप उड़ के नहीं जा सकता। ठीक है, तो मुझे उसके साथ एक वेक्टर जोड़ना पड़ता है, फिर वो वेक्टर की हेल्प से आसानी से होस्ट ऑर्गेनिज्म में, मतलब यहाँ पे नॉर्मल काउ में चला जाता है। ओके, मेंटेनेंस। अब थर्ड स्टेप क्या है, मेंटेनेंस एंड क्लोनिंग ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट। अब क्या हुआ, मेरा डिज़ायरेबल जीन इस पॉइंट पे नॉर्मल काउ में आ गया है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हेल्प से मेरा डिज़ायरेबल जीन नॉर्मल काउ के अंदर आ गया। अब ये डिज़ायरेबल जीन क्या करेगा, अपनी कॉपीज़ बनाएगा। ठीक है, जो डिज़ायरेबल जीन है अपनी कॉपीज़ बनाएगा, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, अपनी क्लोनिंग करेगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं जीन क्लोनिंग। क्या बोलते हैं इसको, जीन क्लोनिंग। एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। अब देखो क्या हुआ, जो मेरी नॉर्मल काउ थी, यहाँ पे मेरी नॉर्मल काउ है, इसके अंदर मेरा डिज़ायरेबल जीन आ गया। ठीक है, और उसने अपनी बहुत सारी कॉपीज़ भी बना ली। ओके, अब ये कॉपीज़ कैसे बनती है, कैसे बनेंगी कॉपीज़, अपने आप कॉपीज़ बना लेगा क्या डिज़ायरेबल जीन, नहीं। पहले डिज़ायरेबल जीन को नॉर्मल काउ के जीनोम के साथ अटैच होना पड़ेगा। ठीक है, डिज़ायरेबल जीन को नॉर्मल काउ के जीनोम के साथ अटैच होना पड़ेगा, ताकि जैसे जैसे नॉर्मल काउ का जीनोम रेप्लिकेट करे वैसे वैसे साथ में डिज़ायरेबल जीन भी रेप्लिकेट करता रहे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डिज़ायरेबल जीन है उसको नॉर्मल काउ के जीन के साथ हमें इनकॉर्पोरेट करवाना पड़ेगा, तब जाके ये रेप्लिकेट करेगा। एक बार नॉर्मल काउ में डिज़ायरेबल जीन बन गया है ना, एक बार नॉर्मल काउ में जो डिज़ायरेबल जीन है उसने रेप्लिकेशन कर ली, बहुत सारी कॉपीज़ बना ली। अब देखो नॉर्मल काउ क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी, है ना। ये मॉडिफाई होकर एडवांस्ड काउ में कन्वर्ट हो जाएगी, ये एक एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म बन जाएगी, ये ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने लग जाएगी। अब जब ये जो होस्ट है मेरा ये रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है, जब ये रिप्रोडक्शन करेगा, इसकी जो प्रोजेनी बनेगी, तो प्रोजेनी के अंदर भी तो ये डिज़ायरेबल जीन सारे के सारे आएंगे ना, क्योंकि अब ये इसके जीनोटाइप का पार्ट बन चुका है। तो जो भी प्रोसेसेस होंगी रिप्रोडक्शन वाली, उन सब में जो मेरा डिज़ायरेबल जीन है वो इस नॉर्मल काउ, जो कि एडवांस्ड काउ में अब कन्वर्ट हो चुकी है, उसकी प्रोजेनी में भी ये आपको डिज़ायरेबल जीन देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ, नॉर्मल काउ से जो डिज़ायरेबल जीन है वो उसकी प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो गया, है ना, उसके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं जीन ट्रांसफ़र। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं, मैंने बहुत ही धीरे धीरे आराम से एक्सप्लेन किया है। चलो, these three techniques together allow us to isolate and introduce only one और अ सेट ऑफ डिज़ायरेबल जीन्स। इन तीनों टेक्निक्स की हेल्प से हम सिर्फ एक या फिर कोई भी सेट ऑफ डिज़ायरेबल जीन्स को ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। जो अनडिज़ायरेबल जीन्स हैं हम उनको टोटली अवॉइड कर सकते हैं। चलो, ये जो नॉर्मल काउ और एडवांस्ड काउ वाला एग्जांपल था, यहाँ पे मैंने लिख दिया है इसको ऑर्गेनिज्म नंबर 1 एंड ऑर्गेनिज्म नंबर 2, ताकि जब आप नोट्स रिवाइज करो तो आपके पास ये एग्जांपल रिटन फॉर्म में हो। ओके, चलो, ऑर्गेनिज्म नंबर 1 कैसा है, ये एडवांस्ड है और इसके पास डिज़ायरेबल जीन्स हैं। ठीक, कैसा है ऑर्गेनिज्म नंबर 1, एडवांस्ड एंड हैज़ डिज़ायरेबल जीन। ऑर्गेनिज्म नंबर 2 है हमारा टारगेट ऑर्गेनिज्म। टारगेट ऑर्गेनिज्म कौन सा, विच वी हैव टू जेनेटिकली मॉडिफाई, जिसके अंदर हमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस लेके आनी है। मतलब ये हो गया मेरा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिज्म एक तरीके से।
ठीक, और ये हो गया वीक ऑर्गेनिज्म। हमें क्या करना है, हमें स्ट्रॉन्ग वीक को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, वीक के अंदर भी हमें स्ट्रॉन्ग वाले जीन्स लेकर आने हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, आप कहीं कहीं पे देखोगे कि ये डिज़ायरेबल जीन्स को टेम्पलेट डीएनए भी लिख देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, डिज़ायरेबल जीन्स को ही हम टेम्पलेट डीएनए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए? टेम्पलेट वो होता है जिसके ऊपर सारा काम हो रहा हो, है ना। टेम्पलेट इज़ दैट थिंग जिसके ऊपर कोई वर्क हो रहा हो, और यहाँ पे वर्क किसके ऊपर हो रहा है, डिज़ायरेबल जीन्स के ऊपर हो रहा है। सारा काम हम उसी को कट कर रहे हैं, उसी को ट्रांसफ़र करा रहे हैं, है ना। सारा काम डिज़ायरेबल जीन्स के ऊपर ही हो रहा है, इसलिए डिज़ायरेबल जीन्स को टेम्पलेट डीएनए बोलते हैं, विच वी हैव टू ट्रांसफ़र इन ऑर्गेनिज्म नंबर 2, जिसको हमें ऑर्गेनिज्म नंबर 2 में ट्रांसफ़र करना है। ओके, तो ओवरव्यू देखते हैं जल्दी से। स्टेप नंबर 1 जो मैंने आपको अभी बताया वो सब वर्ड्स की फॉर्म में लिखा है, रीड करते चलो साथ में। आइसोलेशन ऑफ डिज़ायरेबल जीन, हमने अपना डिज़ायरेबल जीन आइसोलेट किया, टेम्पलेट डीएनए आइसोलेट किया, किसमें से, ऑर्गेनिज्म नंबर 1 से, जो कि मेरा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिज्म है, उसमें से मैंने अपना डिज़ायरेबल जीन आइसोलेट कर लिया। दिस इज़ अचीव्ड बाय कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। अब ये कैसे होगा कि देखो, ये जो मेरा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिज्म है उसका पूरा डीएनए है, ठीक, और जो मेरा डिज़ायरेबल जीन है वो यहाँ पे कहीं प्रेजेंट है ना, मेरा डिज़ायरेबल जीन यहाँ पे कहीं प्रेजेंट है, तो मैं पूरा का पूरा डीएनए थोड़ी ट्रांसफ़र करूँगी, मैं चाहूँगी कि मुझे सिर्फ अपना ये डिज़ायरेबल जीन वाला पोर्शन ही कट करके और ट्रांसफ़र करना है। तो ये मैं कटिंग किस हेल्प से करती हूँ, मैं कटिंग करती हूँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से जो मेरा डिज़ायरेबल जीन है उसको मैं कट कर सकती हूँ। डिज़ायरेबल जीन कहाँ प्रेजेंट होगा, ये मेरे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिज्म के डीएनए में, है ना। ये है स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिज्म का डीएनए, यहाँ पे कहीं था डिज़ायरेबल जीन डीजी, और इसको मैंने कट कर लिया बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक, अब क्या हुआ, मुझे अपना डिज़ायरेबल जीन मिल गया। दूसरा स्टेप क्या होगा, अब इस डिज़ायरेबल जीन को मुझे एक वेक्टर से अटैच करना होगा। ठीक है, ये क्योंकि अपने आप उड़ के नहीं जाएगा नॉर्मल ऑर्गेनिज्म के पास, वीक ऑर्गेनिज्म के पास, इसको पहले मुझे एक वेक्टर से अटैच कराना होगा, तब जाके फिर हम उसको ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम वेक्टर की तरह किसको यूज़ करते हैं, प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं। ओके, प्लाज्मिड इज़ यूज्ड एज अ वेक्टर। वेक्टर आर कैरियर्स विच कैरी समथिंग अलॉन्ग विद देम, जो अपने साथ कुछ कैरी करके लेके जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिज़ायरेबल जीन है उसको प्लाज्मिड वेक्टर के साथ अटैच कर देंगे। प्लाज्मिड होता क्या है, प्लाज्मिड इज़ एन ऑटोनॉमसली, ऑटोनॉमसली मतलब अपने आप, रेप्लिकेटिंग जो रेप्लिकेट करता है, सर्कुलर, सर्कुलर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो नॉर्मल डीएनए कंपोनेंट होता है, कंटेंट होता है, उससे हटके जो डीएनए प्रेजेंट है सर्कुलर फॉर्म में, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग है जो, उसको ही हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हम प्लाज्मिड, जैसे ये पूरा का पूरा है, चलो प्लाज्मिड को दूसरे कलर से ले लेते हैं। सपोज प्लाज्मिड इज दिस येलो कलर। ओके, देखो ये येलो है पूरा आपका प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड में मुझे अगर अपना डिज़ायरेबल जीन अटैच कराना है तो मुझे इस प्लाज्मिड को भी तो कट करना पड़ेगा ना, है ना, इस प्लाज्मिड को भी कट करना पड़ेगा। तो इस प्लाज्मिड को मैं किससे कट करूँगी, जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैंने अपना ये डिज़ायरेबल जीन यहाँ पे कट किया था, उसी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैं अपना प्लाज्मिड भी कट कर दूँगी। ठीक है, यहाँ से मैंने प्लाज्मिड का ये वाला पोर्शन कट करके हटा दिया, तो अब मेरा प्लाज्मिड कैसा हो गया, देखो इस तरीके से हो गया। ओके, दिस इज़ माय प्लाज्मिड। अब ये जो प्लाज्मिड है इसके अंदर मैं अपना डिज़ायरेबल जीन ऐड कर दूंगी। ठीक, यहाँ पे है प्लाज्मिड, दिस इज़ प्लाज्मिड एंड दिस इज़ डिज़ायरेबल जीन। तो ये प्लाज्मिड और डिज़ायरेबल जीन मिल के क्या बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। है ना सिंपल, है ना इजी। क्या कि डिज़ायरेबल जीन when it is attached to the plasmid vector it is known as recombinant DNA। इसी को हम recombinant DNA बोलते हैं, मतलब कटिंग करके दोनों की, डिज़ायरेबल जीन अलग से कट करा, प्लाज्मिड अलग से कट करा, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करा, दोनों को मैंने जॉइन कर दिया, जॉइन करके क्या बन गया, recombinant DNA। ओके,
तो पढ़ते हैं स्टेप नंबर 2, लिंकिंग द कट टेम्पलेट डीएनए टू अ प्लाज्मिड विच इज ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. दीज प्लाज्मिड एक्ट एज वेक्टर्स, ये वेक्टर्स की तरह वर्क करते हैं टू ट्रांसफर द पीस ऑफ टेम्पलेट डीएनए. ये जो मेरा डिज़ायरेबल जीन है, जो मेरा टेम्पलेट डीएनए है, उसको ट्रांसफ़र कर रहा है वेक्टर, है ना. क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है. किस में ट्रांसफ़र कर रहा है, टारगेट ऑर्गेनिज्म में, होस्ट ऑर्गेनिज्म में. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा टेम्पलेट डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं जीन ट्रांसफ़र नंबर 1. ओके, जीन ट्रांसफ़र हुआ सबसे पहली बार. ट्रांसफ़र ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू टारगेट ऑर्गेनिज्म हो गया. टारगेट ऑर्गेनिज्म मतलब यहाँ पे जो आपका होस्ट ऑर्गेनिज्म है. यहाँ पे जीन ट्रांसफ़र नंबर 1 हुआ. क्यों बोलते हैं इसको जीन ट्रांसफ़र नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा डिज़ायरेबल जीन है वो अब अपने होस्ट में जा चुका है. चलो, स्टेप नंबर 4 इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ टेम्पलेट, रेप्लिकेशन ऑफ टेम्पलेट डीएनए बाय यूजिंग न्यू होस्ट ऑर्गेनिजम्स डीएनए पॉलीमरेज. अब ये जो मेरा टेम्पलेट डीएनए है, जो डिज़ायरेबल जीन है, वो रेप्लिकेशन करेगा. कैसे रेप्लिकेशन करेगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म के डीएनए पॉलीमरेज को यूज़ करके. देखो, हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था कि किसी भी डीएनए को अगर रेप्लिकेट करना है तो उसके पास डीएनए पॉलीमरेज होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो अब ये जो टेम्पलेट डीएनए है, जो डिज़ायरेबल जीन है, ये अपने साथ तो डीएनए पॉलीमरेज लेके नहीं आया, तो वो क्या करेगा, वो होस्ट का डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करेगा और रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जीन क्लोनिंग. क्लोनिंग मतलब अपना एग्जैक्ट सेम कॉपीज बनाना, अपने क्लोन्स बनाना. ओके, स्टेप नंबर 5 क्या हो जाएगा. अब देखो क्या हुआ, उसने क्लोनिंग कर ली, बहुत सारी कॉपीज़ बना ली डिज़ायरेबल जीन ने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर. अब होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर भी वो सारी चीज़ें आ गई. ठीक है, अब जैसे जैसे होस्ट ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करेगा, वैसे वैसे ये जो जीन है वो उसकी प्रोजेनी में भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे. तो स्टेप नंबर 5 इज ट्रांसफ़र ऑफ डिज़ायरेबल जीन्स फ्रॉम न्यू होस्ट ऑर्गेनिजम्स टू देयर प्रोजेनी. ये जो डिज़ायरेबल जीन्स है वो नए होस्ट से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे. और यहाँ पे क्या होगा, जीन ट्रांसफ़र नंबर 2 होगा. ठीक है, क्योंकि अब जो डिज़ायरेबल जीन्स हैं वो होस्ट से प्रोजेनी में जा रहे हैं. नाउ प्रोजेनी विल ऑल्सो हैव डिज़ायरेबल जीन्स इन देम, देयरफॉर जीन ट्रांसफ़र नंबर 2. Thus desirable genetically modified population of organisms is created. इसी तरीके से हम genetically modified population create करते हैं organisms की, large scale पे अपना desirable product बना पाते हैं. Okay, let us now understand the above process with examples mentioned in NCERT. अब इसी process को जो हमने सारे steps पढ़े हैं, इसको हम NCERT में जो गिवन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं. ये मैंने ये स्टेप्स इसलिए रखे थे ताकि आपको ईजिली एक्सप्लेन कर सकूं कि होता क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग में. अब आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पे. ओके, In 1972, Stanley Cohen and Herbert Boyer constructed the first recombinant DNA. 1972 में स्टैनली कोहन और हर्बर्ट बोयर ने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया. कैसे बनाया, देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए क्या क्या दो चीज़ें चाहिए हमें चाहिए डिज़ायरेबल जीन. ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए डिज़ायरेबल जीन और एक वेक्टर. ठीक, इन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं तभी हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है. तो स्टैनली कोहन और हर्बर्ट बोयर ने डिज़ायरेबल जीन क्या लिया था, उन्होंने लिया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. ओके, जीन कोडिंग फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. तो उन्होंने डिज़ायरेबल जीन लिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. वेक्टर कौन सा लिया था उन्होंने एक बैक्टीरिया का वेक्टर लिया था, और वो बैक्टीरिया कौन सा था, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम. सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का वेक्टर प्लाज्मिड लेके उन्होंने एज अ वेक्टर यूज़ किया था. चलो, दे डिड दिस बाय कटिंग द डीएनए बाय द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. उन्होंने कैसे किया कि उन्होंने डिज़ायरेबल जीन को भी कट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से, और जो प्लाज्मिड वेक्टर था, यहाँ पे प्लाज्मिड लिख देती हूँ, जो प्लाज्मिड वेक्टर था उसको भी कट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से. एंड देन लिंकिंग द पीस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, मतलब कि जो मेरा डिज़ायरेबल जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, उन्होंने उसको लिंक कर दिया प्लाज्मिड वेक्टर से. किसकी हेल्प से, डीएनए लाइगेज की हेल्प से. ठीक है, डीएनए लाइगेज यहाँ पे फेविकॉल की तरह वर्क करता है, हमारे डिज़ायरेबल जीन और प्लाज्मिड वेक्टर को चिपकाने का, जोड़ने का काम करता है. ठीक है, तो स्टैनली कोहन और हर्बर्ट बोयर ने कैसे बनाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड से अटैच करा दिया. कैसे, पहले उन्हें कट करा, देन डीएनए लाइगेज से चिपका दिया. ओके,
नाउ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए विच इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कौन कौन सी दो चीज़ें हैं, हमारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो कि टेम्पलेट या फिर डिजायरेबल जीन की तरह वर्क कर रहा है, और दूसरा है यहाँ पे प्लाज्मिड वेक्टर, किसका प्लाज्मिड वेक्टर लिया था, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का, है ना। ये है पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया किसमें, होस्ट में, है ना। डिजायरेबल जीन और प्लाज्मिड को अब हमें क्या करना है, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है अब इसको होस्ट में डालेंगे, अपने मतलब वीक ऑर्गेनिज्म में, अपने नॉर्मल ऑर्गेनिज्म में डालेंगे, उसको एडवांस बनाने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो ये जो होस्ट है यहाँ पे, ये होस्ट था एस्चेरिचिया कोलाई, ओके, विच इज़ आर टारगेट ऑर्गेनिज्म whose genome is close related to Salmonella typhi. चलो, after the desirable gene is successfully transferred, it then starts to replicate. जैसे ही desirable gene ट्रांसफ़र हो गया होस्ट में, ये desirable gene देखो यहाँ पे था, ये होस्ट में चला गया, ठीक है, होस्ट है यहाँ पे ई कोलाई, ठीक, डिजायरेबल जीन है यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला, ओके, और प्लाज्मिड कौन सा लिया था उन्होंने, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड। तो जैसे ही एक बार मेरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मतलब डिजायरेबल जीन होस्ट में चला गया तो वो रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है, पर वहाँ पे जाके उसको एक प्रॉब्लम ये आती है कि वो अकेला रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, उसे पहले ई कोलाई के जीनोम में इनकॉर्पोरेट होना पड़ेगा, अटैच होना पड़ेगा, ओके। रिमेंबर दिस जीन, कौन सा जीन, डिजायरेबल जीन, कैन नॉट रेप्लिकेट ऑन इट्स ओन, फर्स्ट द डिजायरेबल जीन हैज़ टू गेट अटैच्ड टू द न्यू होस्ट जीनोम, जो नया होस्ट में वो गया है उसके जीनोम में, उसे पहले अपने आप को अटैच कराना पड़ेगा। दूसरी चीज़, वो अटैच भी कहाँ पे कराएगा, जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होगा। चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कहाँ से होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, ओराई से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जब ये डिजायरेबल जीन अपने आप को ई कोलाई में अटैच, ई कोलाई के जीनोम में अटैच करवाएगा, तो वो वहाँ पे अटैच कराएगा जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होगा। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन, ठीक है। तो जब अपने ई कोलाई में, अपने नए होस्ट में डिजायरेबल जीन चला जाएगा, उसके जीनोम में अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर लेगा ऐसी जगह पे जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है, तो साथ के साथ रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा। नाउ द डिजायरेबल जीन इंटीग्रेटेड विद न्यू होस्ट जीनोम कैन रेप्लिकेट एंड कैन बी ट्रांसफर इन द प्रोजेनी ऑल्सो। अब जो डिजायरेबल जीन है जो कि नए होस्ट के जीनोम में इनकॉर्पोरेट हो चुका है, वो रेप्लिकेट भी कर सकता है और प्रोजेनी में ट्रांसफ़र भी हो सकता है। इसी तरीके से देखो, जो मेरे डिजायरेबल जीन है, जो मेरा डिजायरेबल फंक्शन था, मेरा डिजायरेबल कैरेक्टर था, वो मैं बहुत सारी पॉपुलेशन में स्प्रेड कर सकती हूँ, ठीक है। चलो, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। वो सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी, हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा, प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, वो कटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा कि आइसोलेशन करते हैं डीएनए का, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब इन्हीं को हमें बस डिटेल में पढ़ना है। अब इन चीज़ों से फेमिलियर हो चुके हो, बस थोड़ा थोड़ा अब इनको डिटेल में पढ़ना है। चलो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टूल है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, restriction enzymes. In 1963, the two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. One of these added methyl groups to DNA while the other cut DNA. अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक वायरस है जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। क्यों बोलते हैं इसको बैक्टीरियोफाज, क्योंकि ये बैक्टीरिया को खाता है, फाज मतलब खाना, ठीक है, फाज मतलब खाना, क्योंकि ये बैक्टीरिया को खाता है इसलिए इस वायरस का नाम रख दिया बैक्टीरियोफाज। अब यहाँ पे बैक्टीरिया कौन सा है, ई कोलाई है, तो ये जो बैक्टीरियोफाज है ई कोलाई को खा रहा था। तो कुछ साइंटिस्ट थे जब वो वर्क कर रहे थे, उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जब इस बैक्टीरियोफाज के डीएनए में, ठीक है, जब इस बैक्टीरियोफाज जो वायरस है उसके डीएनए में मैं मिथाइल ग्रुप्स को ऐड कर देती हूँ, तो क्या हो जाता है, उसका डीएनए बेकार हो जाता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है ना। जो आप सपोज आपका नॉर्मल डीएनए है, उसमें मैंने कोई अनडिज़ायरेबल चीज़, कोई फालतू की चीज़ ऐड कर दी, तो आपका डीएनए कैसा हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा, है ना, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो क्या करा इन्होंने, सबसे पहले तो बैक्टीरियोफाज को किल करा, उसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट
किया, कैसे, मिथाइल ग्रुप्स ऐड कर दिए उसके डीएनए में। दूसरा किस तरीके से मारा उसको, बैक्टीरियोफाज को, उसके डीएनए को कट करके, है ना, आपके डीएनए को कोई कट कर देगा, डिग्रेड कर देगा बिल्कुल, तो आप भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ऐसे ही वायरस के डीएनए को भी कट कर दिया, और ऐसे एंजाइम्स जो कि डीएनए को कट करके बैक्टीरियोफाज को मार रहे थे, उन एंजाइम्स का नाम रख दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, क्या रख दिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मतलब कि बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, उसको रोक रहे थे, उसको बढ़ने नहीं दे रहे थे, उसको मार रहे थे, इसीलिए नाम रखा है यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू बी आइसोलेटेड वॉज हिंद 2। पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो आइसोलेट हुआ था वो था हिंद 2, हुज फंक्शनिंग डिपेंडेंट ऑन अ स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन 1968। ये हिंद 2 कब आइसोलेट हुआ था, 1968 में, मतलब 5 साल बाद। 1963 में दो एंजाइम्स का पता लगाया था कि भाई जो बैक्टीरियोफाज को मारते थे, या तो वो डीएनए ग्रुप्स को ऐड करते थे या फिर डीएनए को कट करते थे। जो डीएनए को कट करते थे उनको हमने बोला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था हिंद 2 जो कि 1968 में आइसोलेट किया गया था। और ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ना, ये एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ही कट करते हैं। ठीक है, वो अपना स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस ढूंढते हैं। ओके, और जब उन्हें अपना स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस मिल जाता है, फिर तभी वहीं पे ही जाके वो कट करते हैं। ओके, हिंद 2 ऑलवेज कट एट डीएनए सीक्वेंस कंटेनिंग 6 बेस पेयर्स। हिंद 2 कहाँ पे कट करता है, ऐसे डीएनए सीक्वेंस पे कट करता है जहाँ पे 6 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। 6 बेस पेयर्स मतलब आपके जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ग्वानीन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। ओके, तो यहाँ पे जो बेस पेयर्स होंगे उसे जो 6 के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, सिर्फ वहीं पे वो कट करेगा। जैसे कि अगर ये डीएनए स्ट्रैंड है तो पहले 6 बेस पेयर्स यहाँ हो गए, यहाँ पे कट कर दिया, फिर ये बाद वाले 6 यहाँ पे कट करा, फिर ये बाद वाले 6 यहाँ पे कट करा। ठीक है, तो 6 के गैप में ये कट करता है। इसका जो रिकग्निशन सीक्वेंस होता है वो 6 बेस पेयर का बना हुआ होता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, देखो मैंने आपको अभी बताया कि हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है। ठीक है, अपना स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है। तो ये जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है इसको हम बोलते हैं रिकग्निशन सीक्वेंस। सपोज हिंद 2 का रिकग्निशन सीक्वेंस है, हिंद 2 का रिकग्निशन सीक्वेंस है GAATTC। ठीक है, GAATTC, तो ये कितने हो गए, 6 बेस पेयर्स हो गए। तो हिंद 2 सिर्फ वहीं पे कट करेगा जहाँ पे उसे ये 6 बेस पेयर्स दिखेंगे, और ये 6 बेस पेयर्स भी ऐसे ही होने चाहिए, मतलब GAATTC। तो ये जो 6 बेस पेयर वाला ये पूरा सेट जो है, ये हिंद 2 का क्या बन गया, रिकग्निशन साइट बन गया। हिंद 2 वहीं पे कटिंग करेगा जहाँ पे उसे ये GAATTC मिलेगा। अगर उसे कहीं नहीं मिलेगा GAATTC तो वहाँ पे कट नहीं लगाएगा। तो ये वाला जो सीक्वेंस है जिसको हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइडेंटिफाई करता है, रिकग्नाइज करता है, और तभी जाके वो कट करता है, उसको हम बोलते हैं रिकग्निशन सीक्वेंस। Okay. Besides Hind 2, today we know more than 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognition sequence. आज के डेट में हम 900 से ज़्यादा restriction enzymes को जानते हैं जो कि 230 strains of bacteria से isolate किए गए, जो कि अपने अपने अलग अलग specific recognition sequence को recognize करते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेमिंग कैसे करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम द जीनस। जो फर्स्ट लेटर है, ये रहा एग्जाम्पल यहाँ पे ई कोराए का। ठीक है, तो जो फर्स्ट लेटर है ई जो है यहाँ पे, ये आता है जीनस से, ये रहा यहाँ पे ई। ओके, जीनस से आ गया। सेकेंड 2 लेटर्स कम फ्रॉम द स्पीशीज, ये है यहाँ पे कोलाए स्पीशीज, और जो सेकंड 2 लेटर्स हैं वो हो गए सी और ओ। तो ये रहा यहाँ पे सी और ओ। फर्स्ट लेटर आया जीनस से, सेकंड 2 लेटर आए स्पीशीज से। हेयर आर इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन। जो मेरा स्ट्रेन का नेम है, स्ट्रेन का नेम है RY13।
ओके ये पूरा स्ट्रेन का नेम है R/13। तो R जो है वो स्ट्रेन के नेम से आया, मतलब जो एक वर्ड होगा वो स्ट्रेन का होगा। Roman numbers following the names indicate the order in which the enzymes were isolated from that strain of bacteria। ये जो रोमन नंबर्स हैं यहाँ पे ये वो चीज़ बताते हैं कि किस ऑर्डर में ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट हुआ है। सपोज ई को R1 जो है सबसे पहले आइसोलेट हुआ, उसके बाद फिर दूसरा एंजाइम आइसोलेट हुआ तो वो उसको कर दिया ई को R2, है ना। इसी स्ट्रेन से ई कोलाई के इसी स्ट्रेन से जो पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट हुआ वो हो गया ई को R1, और इसी स्ट्रेन से जो दूसरा आइसोलेट किया गया वो हो गया ई को R2। ऐसे ही अगर इसी स्ट्रेन से कोई तीसरा होगा तो उसको हम बोल देंगे ई को R3। ओके तो ये जो लास्ट में रोमन नंबर्स हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस सीक्वेंस में ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट किए गए, डिस्कवर किए गए। ओके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू अ लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियसेस। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है लार्जर क्लास को बिलोंग करते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियसेस। न्यूक्लियसेस दो टाइप के होते हैं, एक्सो न्यूक्लियसेस और एंडो न्यूक्लियसेस। एक्सो मतलब आउट, एंडो मतलब इन। तो एक्सो न्यूक्लियसेस वो न्यूक्लियसेस हैं जो डीएनए के एंड्स पे कट करते हैं, है ना, आउटर वाले पार्ट पे, यहाँ एंड पे जो कट कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियसेस। और एंडोन्यूक्लियसेस जो डीएनए को अंदर कट करते हैं, विद इन द डीएनए जो कट्स लगाते हैं उनको हम बोलते हैं एंडोन्यूक्लियसेस। ठीक है, एक्सो मतलब बाहर की तरफ एंड पे कट लगाया डीएनए में, एंडो ने अंदर की तरफ डीएनए के अंदर कट लगाया। ओके Each restriction endonuclease functions by inspecting the length of a DNA sequence। अच्छा ये restriction endonuclease देखो वर्क कैसे करेगा, हमने एक उसको DNA sequence दे दिया, जैसे ये है DNA sequence। ओके तो पहले ये क्या यहाँ पे आ गया आपका restriction enzyme। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आते ही पहले पूरे डीएनए सीक्वेंस को इंस्पेक्ट करेगा, उसको जज करेगा कि क्या करेगा, वो ढूंढेगा किस चीज़ को ढूंढेगा, अपनी रिकग्निशन साइट को ढूंढेगा। जहाँ पे उसको अपनी रिकग्निशन साइट मिल जाएगी, जैसे ही उसको अपना रिकग्निशन सीक्वेंस मिलेगा, सपोज यहाँ कहीं उसका रिकग्निशन सीक्वेंस है ओके 6 बेस पेयर वाला GAATTC, यहाँ पे कहीं प्रेजेंट है वो रिकग्निशन सीक्वेंस, तो वो पूरा यहाँ से आएगा, ऐसे रिकग्नाइज करता हुआ चलेगा, और जैसे ही उसे यहाँ पे अपना रिकग्निशन सीक्वेंस मिला वो यहाँ पे कट लगा देगा। ठीक है, वंस इट फाइंड्स its specific recognition sequence, it will bind to the DNA and cut each of the two strands of the double helix at specific points in their DNA sugar phosphate backbone। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिंगल स्ट्रैंड की हेल्प से समझाया था, एक्चुअल में डबल स्ट्रैंडेड होता है हमारा डीएनए, तो दोनों ही स्ट्रैंड्स को ऐसे कट कर देगा और जो हमारा डीएनए है उसकी फ्रेगमेंट्स बन जाएंगी। Each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic nucleotide sequence in DNA। अच्छा ये जो recognition sequence है, ठीक है, जिसको हर restriction enzyme recognize करता है, पहचानता है, ये जो recognition sequences होते हैं ये आपके palindromic होते हैं। palindromic मतलब जैसे कि ये वर्ड हो गया मलयालम, कि मैं इसको चाहे फॉरवर्ड टू बैकवर्ड डायरेक्शन पढ़ूँ, है ना, ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये है बैकवर्ड, तो फॉरवर्ड टू बैकवर्ड पढ़ूँ तो भी ये बिल्कुल सेम होगा, और बैकवर्ड टू फॉरवर्ड पढ़ूँ तो भी सेम होगा। ठीक है, मलयालम चाहे आगे से पढ़ूँ चाहे पीछे से पढ़ूँ, दोनों ही डायरेक्शन से ये बिल्कुल सेम रहेगा। MALAYALAM, पीछे से भी MALAYALAM। तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं उनके रिकग्निशन साइट्स जो होती हैं वो पैलिंड्रोमिक होती हैं, वो पैलिंड्रोम्स होती हैं। ओके क्या होता है पैलिंड्रोम्स? दीज आर ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म द सेम वर्ड्स व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। चाहे आप फॉरवर्ड डायरेक्शन से पढ़ो चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन से पढ़ो, आपको पढ़ने में बिल्कुल हमेशा सेम ही रहेंगे। पैलिंड्रोम इन डीएनए सीक्वेंस। अच्छा डीएनए सीक्वेंस में कैसे होता है पैलिंड्रोम, अब हम ये समझते हैं। देखो हमें पता है कि हमारा डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड। ओके आर डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। तो डीएनए में पैलिंड्रोम सीक्वेंस होने का मतलब ये है कि जब मैं दोनों स्ट्रैंड्स को रीड करूँ, है ना, मैं दोनों स्ट्रैंड्स को रीड करूँ लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम रख के, जैसे ऊपर वाली स्ट्रैंड में मैंने डायरेक्शन रखी अपनी 5' to 3', ठीक है, दोनों स्ट्रैंड्स को रीड करा डायरेक्शन सेम रख के, तो ऊपर वाली स्ट्रैंड की डायरेक्शन 5' to 3' में क्या आया, GAATTC। ठीक, और नीचे वाली स्ट्रैंड में भी मैंने डायरेक्शन 5' to 3' रखी,
5'to 3' डायरेक्शन रखिए, क्या आया नीचे में भी GAATTC है ना। तो जब डायरेक्शन सेम रख के ऊपर में भी और नीचे में भी जो मेरे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो बिल्कुल सेम आ रहे हो, तब उसको हम बोलेंगे कि हाँ ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ओके चलो डायरेक्शन दूसरी लेते हैं। आपके ऊपर वाली में मैंने लिया 3'to 5', तो 3'to 5' में ऊपर वाली स्ट्रैंड में क्या है CTTAAG, ठीक, और नीचे वाली स्ट्रैंड में 3'to 5' में है CTTAAG, है ना। तो डायरेक्शन सेम रख के आप ऊपर वाली को नीचे वाली को रीड करोगे, और अगर वो दोनों सेम बैठ रही है डायरेक्शन सेम रख के, तो वो हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। ओके, पैलिंड्रोम इन डीएनए सीक्वेंस इज व्हेन बेस पेयर्स रीड सेम, जब बेस पेयर्स सेम रीड करते हैं ऑन द टू स्ट्रैंड्स व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग, डायरेक्शन ऑफ रीडिंग या तो 5'to 3' या 3'to 5' is kept same. For example, the following sequences reads the same on the two strands in 5'to 3' direction. सेम रहेंगे अगर मैं 5'to 3' डायरेक्शन में पढ़ूंगी दोनों को, और अगर 3'to 5' डायरेक्शन में पढ़ूंगी दोनों को, तो वो तब भी सेम ही रहेंगे। ये these sequences are palindromic sequence in DNA molecule. ओके, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, अब देखो ये वर्क कैसे करते हैं, ठीक, कैसे वर्क करते हैं इसको एक बार स्टडी करते हैं। पहले डायग्राम पढ़ लेते हैं। ओके, ये है यहाँ पे आपका वेक्टर डीएनए मतलब कि प्लाज्मिड डीएनए, ये हो गया यहाँ पे फॉरेन डीएनए मतलब कि आपका डिजायरेबल जीन या फिर टेम्पलेट डीएनए। ओके चलो, क्या करेगा यहाँ पे मेरा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आया E को R1, ओके E को R1। तो एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से समझना, इसको ध्यान से देखना कि वेक्टर डीएनए में E को R1 ने कहाँ पे कट करा है, जल्दी बताओ कहाँ पे कट करा है वेक्टर डीएनए में। ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके इतना पोर्शन कट कर दिया E को R1 ने, है ना, इतना पोर्शन बिल्कुल उड़ा दिया। कौन सा पोर्शन उड़ाया, AATTCG, है ना, इतना पोर्शन गया वेक्टर डीएनए में। किस किस कौन कौन से दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में यहाँ पे कट लगा है, देखो यहाँ पे G और A के बीच में कट लगा है, ठीक, और यहाँ पे G और A के बीच में कट लगा है। अब आप देखना फॉरेन डीएनए में भी जो मेरा डिजायरेबल जीन था उसमें भी कहाँ पे कट लगाया है, जहाँ जहाँ पे ये प्रेजेंट है, क्या ATTC और GAAT, ठीक है, यहीं पे कट लगाया है, ताकि ये देखो दोनों ही सेम जगह पे कट लगाया गया है, ताकि जो मेरे ये यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस बचे रह जाए वो कैसे हो, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हों। ओके देखो यहाँ पे जब ये वाला पोर्शन गया, यहाँ से ये वाला पोर्शन गया, तो क्या बचा है यहाँ पे बचा TTAA, और यहाँ पे क्या बचा AATT, ठीक। तो जब मैं इन दोनों को ज्वाइन कराऊंगी तो कॉम्प्लीमेंटैरिटी के बेसिस पे नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग की वजह से क्या होगा, ये वाला T कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ये वाला T कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे A के सामने, ठीक है। फिर उसके बाद ये A कहाँ पे आ जाएगा, इस T के सामने, और ये A कहाँ पे आ जाएगा, इस T के सामने। तो देखो कॉम्प्लीमेंटैरिटी की वजह से क्या होगा, ये जो यहाँ पे पार्ट्स रह गए मेरे नाइट्रोजनस बेसिस अकेले अकेले रह गए, ये जॉइन कर जाएंगे, ठीक है। स्टिकी एंड के जो फ्री वाले नाइट्रोजनस बेसिस हैं, वेक्टर डीएनए के जो फ्री वाले नाइट्रोजनस बेसिस हैं, वो फॉरेन डीएनए के नाइट्रोजनस बेसिस से जॉइन हो जाएंगे बाय कॉम्प्लीमेंटैरिटी, और ये जो हमारा फ्री पार्ट रह गया है यहाँ पे, जो फ्री नाइट्रोजनस बेसिस है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स। ओके, स्टिकी एंड्स की तरह क्यों वर्क करते हैं, क्योंकि ये जैसे ही मैं इन दोनों को पास में लाऊंगी, इस वाले स्टिकी एंड को और इस वाले स्टिकी एंड को, वेक्टर डीएनए के स्टिकी एंड को और प्लाज्मिड डीएनए के स्टिकी एंड को जैसे ही मैं पास में लाऊंगी, तो कॉम्प्लीमेंटैरिटी की वजह से ये बेस पेयरिंग कर लेंगे, और बेस पेयरिंग करते ही ये आपस में अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अगर बेस पेयरिंग ना पता हो आपको तो मैं बता दूं कि G जो है बेस पेयरिंग करता है C के साथ, और A बेस पेयरिंग करता है T के साथ डीएनए में, ठीक है, और A बेस पेयरिंग करता है U के साथ आरएनए में। ओके, तो देखो A ने T के साथ कर ली बेस पेयरिंग, और यहाँ पे T ने A के साथ, जैसे ही बेस पेयरिंग हो गई, यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए
बन जाएगा। यहाँ पे स्टिकी एंड तो वर्क कर ही रहे हैं, साथ में डीएनए लाइगेज भी आता है, हम डीएनए लाइगेज का भी यूज़ करते हैं। तो देखो जो मेरा वेक्टर डीएनए है और फॉरेन डीएनए है वो डीएनए लाइगेज और स्टिकी एंड्स दोनों की ही हेल्प से ज्वाइन होता है। ओके चलो स्टडी करते हैं, इसको एक बार रीड करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोम साइट्स। जो पैलिंड्रोमिक साइट्स होती हैं उनके सेंटर से थोड़ा हटके करता है, बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड, लेकिन दो सेम बेसिस के बीच में ही कट करता है ऑपोजिट स्ट्रैंड्स के। ठीक है, जैसे अगर उसने यहाँ पे जी और ए के बीच में कट करा तो दूसरे में भी जी और ए के बीच में ही कट करेगा। दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस एट द एंड्स। इसकी वजह से क्या हो जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस रह जाते हैं एंड में। देखो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन है गया और यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन है गया। इन ही सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शंस को हम बोलते हैं स्टिकी एंड्स। दीज आर ओवर हैंगिंग स्ट्रैंड्स, ये ऐसे हैंग करते रहते हैं, ये झूलते रहते हैं, खाली हैं बेचारे, सिंगल रह गए। ठीक, और इन्हीं को बोलते हैं स्टिकी एंड्स। These are named so because they form hydrogen bonds. इनको हम ऐसा बोलते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं with their complementary कट काउंटर पार्ट्स। इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट्स हैं, जैसे कि ए किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, टी के साथ, जी किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, सी के साथ, है ना। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये ज्वाइन हो जाते हैं और हमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाता है। दिस स्टिकीनेस ऑफ द एंड्स फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। ये जो स्टिकीनेस हो गई है ये हेल्प करती है डीएनए लाइगेज को इन दोनों स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करने में। Restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant molecules of DNA. Restriction endonuclease use होते हैं genetic engineering में recombinant बनाने के लिए, which are composed of DNA from different genome. Recombinant DNA में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, दो अलग अलग जीनोम्स के जीन्स प्रेजेंट होते हैं, डिजायरेबल डीएनए और हमारा होस्ट डीएनए। ओके, when cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends and these can be joined together यूजिंग डीएनए लाइगेसेस। जब हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं तो जो डीएनए फ्रेगमेंट्स बने, जो स्टिकी एंड्स बनते हैं, वो सेम तरीके के बनते हैं, है ना। तो ये रीज़न होता है कि हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हैं ताकि जो मेरे स्टिकी एंड्स है वो सेम तरीके के बने, और ताकि उनके अंदर अगर वो सेम तरीके के होंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ईजिली हो पाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ईजिली हो पाएगी और डीएनए लाइगेज ईजिली फंक्शन कर पाएगा, और जो मेरा वेक्टर डीएनए है और डिज़ायरेबल डीएनए है वो दोनों ईजिली ज्वाइन हो पाएंगे। Therefore, unless one cuts the vector and the source DNA with the same restriction enzyme, इसलिए जब तक हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से नहीं कट करेंगे जब तक हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट नहीं करेंगे तब तक मैं अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल नहीं बना पाऊंगी। तो अगर मुझे अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाना है तो मुझे डिज़ायरेबल जीन को और प्लाज्मिड वेक्टर को दोनों को ही सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना पड़ता है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे है फॉरेन डीएनए, यहाँ पे आपका वेक्टर डीएनए विच इज़ प्लाज्मिड। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ, इसको जूम इन कर देते हैं थोड़ा सा। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए को और फॉरेन डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर रहे हैं यहाँ पे। लाइगेजेस जॉइन फॉरेन डीएनए टू प्लाज्मिड, लाइगेजेस ने फॉरेन डीएनए जॉइन कर दिया प्लाज्मिड से। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रेप्लिकेशन हुआ, जैसे जैसे इकोलाई रेप्लिकेट करेगी वैसे वैसे उसके अंदर डिज़ायरेबल जीन भी रेप्लिकेट करता रहेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। डिज़ायरेबल जीन और प्लाज्मिड क्या बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, अब क्या होगा, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। डीएनए फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन और आइसोलेशन करेंगे। ठीक है, चलो। टिल नाउ फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए हैव बीन मेड थ्रू कटिंग बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। अब तक क्या किया हमने, जो डीएनए हैं उनकी फ्रेगमेंट्स को हम कट कर चुके हैं। जो मेरा डिज़ायरेबल जीन है उसको मैंने कट कर लिया है।
ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, उस डिज़ायरेबल जीन को सेपरेट करूँगी, बाकी जो टुकड़े मुझे मिले हैं उसमें से अपने डिज़ायरेबल जीन को मुझे सेपरेट करना है। ठीक है, कैसे करते हैं उन टुकड़ों को हम कैसे सेपरेट करते हैं वो पढ़ेंगे। हम सेपरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम डीएनए को कट करते हैं तो बहुत सारे बल्क में डीएनए ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक आ जाते हैं, और मुझे चाहिए एक एक सिंगल सिंगल बिल्कुल डीएनए, है ना, इस तरीके से मिल जाए मुझे। तो मैं ये सेपरेशन किस वजह से कर पाती हूँ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से। किस तरीके से, देखो क्या होता है, एक बार मैं समझा देती हूँ आपको। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, हमारे पास एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्रे होती है, ठीक है, ये यूनिट होती है। इसमें वेल्स बने हुए होते हैं कुछ, यहाँ पे हैं ये वेल्स 1 2 3 4 आपको दिख रहा है, वेल नंबर 1, वेल नंबर 2, वेल नंबर 3, वेल नंबर 4। इसमें हम क्या करते हैं, इन वेल्स में जो मुझे इकट्ठा हुआ हुआ डीएनए मिला है उसको मैं पुट कर देती हूँ, उसको मैं पोर कर देती हूँ। ठीक है। अब ये पूरी की पूरी ट्रे है। इस ट्रे के अंदर ये जो आपको ग्रे ग्रे दिख रहा है, ये एक तरीके का जेल होता है जो कि एग्रोस का बना हुआ होता है। इट इज़ अ जेल मेड अप ऑफ एग्रोस। अब इस एग्रोस जेल में क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे छन्नी होती है ना, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, ऐसे ही एग्रोस जेल में भी छोटे छोटे छेद होते हैं। और ये जो मेरे डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, इन छेदों में से होते हुए दौड़ने लगते हैं। ठीक है। अब ये कैसे दौड़ेंगे, अपने आप थोड़ी दौड़ेंगे। हम क्या करते हैं, इस ट्रे में एक इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक करंट पास कराया। यहाँ पे है आपका कैथोड और यहाँ पे है एनोड। ओके। हमारा जो डीएनए है वो एक नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। तो जो मेरा डीएनए है, जैसे ही मैंने करंट पास किया तो वो एनोड की तरफ भागना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि एनोड इज अ पॉजिटिवली चार्ज सब्सटेंस। ठीक है। मेरा जो डीएनए है वो एनोड की तरफ भागना स्टार्ट कर देगा। कैथोड यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक, ये पीछे रह जाएंगे, डीएनए आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। अब देखो क्या होगा, मैंने आपको बताया एग्रोस में छोटे छोटे छेद होते हैं। तो एक बात बताओ, जितना स्मॉलर डीएनए होगा, है ना, जितना छोटा डीएनए होगा उतनी ही जल्दी जल्दी वो एग्रोस के छेदों में से भाग भाग के आगे निकल जाएगा। ठीक है। और मेरा जितना बड़ा डीएनए होगा तो वो उस छेद में से निकल ही नहीं पाएगा, वो वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएगा। ठीक। तो इसलिए जो स्मॉलेस्ट डीएनए होते हैं वो सबसे आगे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गए स्मॉलेस्ट डीएनए। और जो मेरा लार्जर डीएनए है वो पीछे ही रह जाता है, क्योंकि जो एग्रोस के जो होल्स हैं, जो पोर्स हैं, उसके अंदर से लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल पास नहीं हो पाया, स्मॉल इजीली पास हो गए, इसलिए वो आगे जाके इकट्ठे हो गए। ठीक है। ये होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस तरीके से हम अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर पाते हैं। चलो एक बार रीड करते हैं इसको। These DNA fragments can be separated by a technique known as gel electrophoresis. Since DNA fragments are negatively charged, DNA fragments negatively charged होती है, they can be separated by forcing them to move towards the anode. ठीक है। हम जब फोर्सफुली इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से इनको एनोड की तरफ मूव करवाते हैं थ्रू अ मीडियम या फिर मैट्रिक्स। यहाँ पे मीडियम मतलब जरिया, जिसके थ्रू वो डीएनए भाग रहा है। किसके थ्रू भाग रहा है? एग्रोस जेल के थ्रू होता हुआ, है ना, उसके छेदों में से होता हुआ जा रहा है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैट्रिक्स इज एग्रोस विच इज़ अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स। सबसे कॉमनली यूज़ किया जाने वाला मैट्रिक्स है एग्रोस, जो कि सीवीड्स से एक्सट्रैक्ट होता है। The DNA fragments separate, resolve according to their size through sieving effect. जो DNA fragments है अपने साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं सीविंग इफेक्ट की वजह से। सीविंग मतलब छन्नी, है ना, छन्नी वाले तरीके से वो सेपरेट हो जाते हैं बाय द एग्रोस जेल। हैंस द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज, जितना छोटा फ्रेगमेंट साइज होगा, द फास्टर एंड फार्दर, उतना ही तेज़ी से और उतना ही दूर वो जाएगा, एंड वाइस वर्सा, है ना। उस छोटे से छेद में से जो स्मॉलर वाला फ्रेगमेंट है वो ईजिली पास होगा, उतना ही जल्दी जल्दी जाएगा और उतना ही आगे तक जाएगा। जो लार्जर वाला है वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि छेद में से वो पास नहीं हो पाएगा। इस तरीके से हम अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से। ओके। अब देखो क्या हुआ, मेरा जो डीएनए था वो सेपरेट तो हो गया। सपोज मेरा जो डीएनए है वो ट्रांसपेरेंट है,
है ना, उसका कोई कलर नहीं है, और जो मेरा एग्रोस जेल है वो भी ट्रांसपेरेंट है। तो मैं उनको विजुअलाइज कैसे करूँगी, मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा डीएनए आगे गया है, कौन सा पीछे रह गया है, कौन सा सेपरेट हुआ है ना। तो वो विजुअलाइज करने के लिए मैं क्या करूँगी, जो अपना डीएनए है उसको स्टेन कर दूँगी, उसके ऊपर मैं दाग लगा दूँगी, कलर लगा दूँगी, डाई कर दूँगी उसको मैं, ठीक है। आई विल डाई माई डीएनए, आई विल स्टेन माई डीएनए। ओके, किसकी हेल्प से करते हैं ये स्टेनिंग हम? The separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA with a compound known as इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड की हेल्प से मैं अपने डीएनए को स्टेन करूँगी, तब जाके मुझे वो दिखेगा। इथीडियम ब्रोमाइड के बाद भी एक स्टेप होता है, क्या, कि इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद हम उसे यूवी लाइट में एक्सपोज कर देते हैं। देन द स्टेन फ्रेगमेंट्स आर एक्सपोज टू UV light. Now the separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from the gel piece. दिस स्टेप इज़ नोन एज इल्यूशन। अब जो मेरे सेपरेटेड बैंड्स हैं डीएनए के, मैं एग्रोस जेल में से उसको कट कर सकती हूँ और जेल पीस में से एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। इस स्टेप को हम बोलते हैं इल्यूशन। DNA fragments are now ready to construct recombinant DNA by joining them with cloning vectors. अब मुझे अपने DNA fragments मिल गए हैं, मुझे अपने separated desirable genes मिल गए हैं। अब उन desirable gene को जो मैंने separate कर लिए हैं electrophoresis की help से, उनको अब मैं क्लोनिंग वेक्टर्स में ज्वाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकती हूँ। अगेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कौन कौन सी दो चीज़ें होती है, हमारा डिज़ायरेबल जीन और क्लोनिंग वेक्टर या फिर प्लाज्मिड वेक्टर, ठीक है। इन दोनों को मिला के ही मेरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, डिज़ायरेबल जीन प्लस प्लाज्मिड वेक्टर। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस पार्ट में यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का नेक्स्ट पार्ट में करेंगे जिसमें क्लोनिंग वेक्टर्स आएंगे आपके। चॉइस ऑफ डीएनए, कौन सा डीएनए मुझे सेपरेट करना है, बैक्टीरिया का लेना है, ह्यूमन बीइंग का लेना है, एनिमल का लेना है, प्लांट का लेना है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।